सेकेंडरी केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 13 में जो है वो हम सेकेंड लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो कल जो है वो हमने लेक्चर 1 डिस्कस किया था स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर, और वहाँ मैंने आपको आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के प्रिंसिपल और इसके मैकेनिज़्म के बारे में बताया था कि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी किस तरह से की जाती है इंडस्ट्रियल लेवल पे या लैब्स के अंदर, और उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं और उसका क्या मैकेनिज़्म होता है, वो सारी डिटेल हमने डिस्कस की थी। तो आज हम जो है वो यूवी विजिबल या अल्ट्रावायलेट विजिबल इलेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये भी एक टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी है, अगरचे ये स्पेक्ट्रोस्कोपी इतनी एफिशिएंट नहीं है जितनी एफिशिएंट आपकी आईआर होती है, ठीक है। तो आईआर जो है इंफ्रारेड वो ज़्यादा मॉडर्न टेक्निक है और वो एक ज़्यादा बेनिफिशियल होती है बनिस्बत यूवी के। तो ये एक ओल्ड टेक्निक है, क्लासिकल टेक्निक है, और अब इसको अक्सर जगहों पर इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसकी एक ख़ास वजह है कि उसके अंदर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस इस्तेमाल होती हैं जो कि हार्मफुल होती हैं। लाइक यूवी रेज आपको पता है कि वो हार्मफुल होती है हमारे स्किन के लिए, दैट्स वाई भी इनको इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसी के बरक्स, इसी के कंट्रास्ट में जो आईआर वेव्स होती हैं, इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं, ये आपकी बॉडी के लिए जो है वो बिल्कुल ही हार्मलेस होती हैं, दैट्स वाई उनका इस्तेमाल ज़्यादा है आजकल। लेकिन चूँकि ज़ाहिर सी बात है हमारा एक टॉपिक है बुक के अंदर, तो हमें पढ़ना है, भले इस्तेमाल ना हो इसका या कम हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट टॉपिक है, पेपर में आ सकता है, तो हमें रीड आउट करना पड़ेगा उसको, ठीक है। वैसे हम बाकी टॉपिक्स भी पढ़ रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक को, दिस इज़ द सेकंड टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। मैंने आपको मल्टीपल टाइप्स बताई थी स्पेक्ट्रोस्कोपी की कल पिछले लेक्चर के अंदर, जिसमें सेकंड टाइप मैंने आपको यही लिखाई थी, और इसकी डिटेल पूरी है, और हमें पता है तमाम स्पेक्ट्रोस्कोपी टाइप्स हम पढ़ लेंगे तो ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। तो आज का टॉपिक भी टोटल प्रैक्टिकल जो है वो इम्प्लीकेशन से है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है, कि इनको थ्योरेटिकली पढ़ने से ज़्यादा मज़ा उस वक्त आता है जब आप इसको इंस्ट्रूमेंट के ऊपर खड़े होकर जब आप इसको ऑब्ज़र्व करते हैं और जब आप इसके रिज़ल्ट निकालते हैं और जब आपको पता लगता है कि क्या मैजिक या क्या जादू ही आपको करके दिखाता है, तो उसका मज़ा ही अलग होता है, ठीक है। कि वो किस तरह से मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को या मॉलिक्यूल्स के बारे में बता देता है जो अब तक हम सिर्फ स्कूलों में, कॉलेजेस में पढ़ते ही आए हैं, ठीक है। तो ये यूवी या विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाता है, अल्ट्रावायलेट / विजिबल या यूवी विज भी कह सकते हैं शॉर्ट में स्पेक्ट्रोस्कोपी। वैसे इंडस्ट्रियल लेवल पे उसको बस यूवी कहा जाता है, जैसे हम आईआर कहते हैं। किसी सैंपल है, सैंपल को कहा जाता है कि सैंपल का आईआर कर दो, मतलब उसकी इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी कर दो, या लैब की लैंग्वेज में हम कहते हैं इसकी यूवी कर दो, मतलब उसकी अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी कर दो। लेकिन जाहिर सी बात इतने लॉन्ग नेम्स नहीं लिए जाते, शॉर्ट नेम लिया जाता है। जैसे कोई मैकेनिक है, जब बाइक के सलेंसर या रिम के ऊपर जब वो कलर चढ़ा रहा होता है सिल्वर, तो उसको वो क्रोमियम प्लेटिंग नहीं बोलता, कभी भी बोलता क्रूम कर दो। पूरे पाकिस्तान में किसी भी मैकेनिक के पास जाएंगे वो बोलेगा क्रूम करवा लो उसको, यार जो है वो रिम को क्रूम करा लो, नहीं तो बाइक का टायर पंक्चर हो जाएगा, चारों तरफ क्रूम करा लो। तो वो ये नहीं बोलता क्रोमियम प्लेटिंग करा लो। तो चूँकि जब हम बात करते हैं, जारगॉन्स की बात करते हैं, तो वहाँ पर हम शॉर्ट फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं चीज़ों को। जैसे यूवी, तो यूवी से हमारा युवराज सिंह नहीं है, यूवी दिस इज लाइक अल्ट्रावायलेट यूवी, ठीक है। तो अल्ट्रावायलेट या विजिबल यूवी विज स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसको हम लोग कहते हैं। अब से मतलब मैक्सिमम मैकेनिज्म इसका जो है वो उसकी तरह ही है, इंफ्रारेड की तरह ही है, बस थोड़ी सी चेंजिंग है जो यहाँ पर हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे, इन डिटेल डिस्कस करेंगे। और जो जो चीज़ें आपकी बुक में लिखी हैं वो एज इट इज़ मैंने यहाँ पर बोर्ड पर लिख दिया, ताकि कोई एक लाइन आपको समझ में आ जाए जो आपके जो है वो काम आए, MCQs निकल जाए या फिर कोई क्वेश्चन बन जाए। बट आप इससे थोड़ा सा कम भी याद कर सकते हैं, आप इसका 50% भी जहन में रख के जाओगे तो बोर्ड एग्जाम के लिए आपका काफ़ी है, मतलब कोई इतना मसला नहीं है, चूँकि इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है जैसे कि हमने इसके बारे में बताया कल। तो द स्पेक्ट्रोस्कोपी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विथ मैटर इन यूवी रीजन एंड विजिबल रीजन इज कॉल्ड यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो हमने पढ़ा था स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, कि मैटर का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के साथ किस तरह से इंटरेक्शन होता है, किस तरह से वो इंटरेक्ट करते हैं। तो इससे पहले हमने कल पढ़ा था इंफ्रारेड का, आईआर का पढ़ा था। अब हम देखने वाले हैं कि यूवी विजिबल कि स्पेक्ट्रोस्कोपी जो डील करता है कि क्या इंटरेक्शन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मैटर के साथ, और वो कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो यूवी रीजन या विजिबल रीजन में लाई करते हैं, तो उसको कहा जाता है अल्ट्रावायलेट या विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मैंने कल भी बताया था, आज मैंने पूरा यहाँ पर जो है वो ड्रॉ ही कर दिया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये जो टॉपिक है ये आपके रिलेटेड टू दिस नहीं है, जो डायग्राम मैंने यहाँ बनाई है ये ऐसी मैंने बस बना दिया है कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पर देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं सारी की सारी, जिनको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की नीड नहीं होती है,
और इन सब की जो स्पीड होती है वो 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकंड होती है, सबकी स्पीड इधर से उधर तक सबकी। बस इनका फ़र्क क्या होता है, इनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की वजह से ये डिफरेंशिएट किया जाता है इनके अंदर। तो वो मैंने देखा जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारे पास वेव्स हैं उनकी वेवलेंथ ज़्यादा दिख रही है आपको। तो वेवलेंथ तो आप जानते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रफ एंड क्रेस्ट, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस आपका आएगा लैम्डा आएगा, दिस इज वेवलेंथ। और जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हो तो हम देखते हैं कि वेवलेंथ कम हो रही है और नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड इंक्रीज हो गए तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। तो ये सारे वेव्स हमारे पास होती हैं, उसमें रेडियो वेव्स हैं, माइक्रोवेव्स हैं, IR रेज हैं, विजिबल लाइट है, UV रेज हैं, एक्स रेज हैं, गैमा रेज हैं, ये सारे हमारे पास रेडिएशंस होती हैं, जिसमें रेडियो वेव्स की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। ये नॉर्मली 3G 4G सिग्नल्स के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो मोबाइल फ़ोन के GSM सिग्नल्स हैं, वाईफाई के सिग्नल, ये सब रेडियो वेव्स होती हैं। इसी तरह से माइक्रोवेव्स जो खाना गर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, माइक्रोवेव ओवन के अंदर। IR रेज का कल मैंने आपको बता दिया, रिमोट कंट्रोल के अंदर से जो निकलता है। विजिबल लाइट जो हम देख पा रहे हैं वो हमारे चार तरफ जो है, दिस इज़ विजिबल लाइट। अब इसके अंदर सारे रंग हमारे पास होंगे, दैट इज़ वॉलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। लेकिन ये सब का सब मिलकर जो है वो वाइट कलर बन जाएगा। तो विजिबल लाइट वाइट लाइट होती है, बट ये जो वाइट लाइट होती है ये आपको तमाम कलर्स का कॉम्बिनेशन होती है और हर कलर का एक स्पेसिफिक वेवलेंथ होता है जो विजिबल लाइट के रीजन में ही होता है। जितनी तो हम फिजिक्स जानते हैं, ठीक है। इसके बाद जब हम आगे आते हैं तो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं जो हार्मफुल होती है, जिसको अभी हम पढ़ेंगे भी। इसके बाद एक्स रेज आती हैं, रोएंजन रेज में जिनको कहा जाता है। तो ये जो लाइक बोन फ्रैक्चर वगैरह को ढूंढने के लिए इस्तेमाल की जाती है। सबसे एंड में सबसे हाईएस्ट जो है वो फ्रीक्वेंसी, सबसे हाईएस्ट एनर्जी और सबसे लोएस्ट वेवलेंथ वाली जो रेज होती हैं वो आपको पता है गैमा रेज होती हैं, जो असल में एक रेडियो एक्टिव रेडिएशन है जो न्यूक्लियस के अंदर से निकलती है, गैमा एमिशन जब होती है, ठीक है। तो ये सब के सब ना आइडेंटिकल हैं, एक जैसे, बस सिर्फ वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का फ़र्क है, वरना नेचर सबके सेम है, सबके क्वांटा होते हैं। ये सब के सब पैकेट्स ऑफ एनर्जी की सूरत में निकलते हैं, इसके भी क्वांटा है, सबके क्वांटा है। लेकिन जो विजिबल लाइट का क्वांटा होता है उसको फोटोन का नाम दिया जाता है, बाकी सबको सिर्फ क्वांटा ही बोलते हैं नॉर्मली। एक्सरे का फोटोन या गैमा रे का फोटोन नहीं होता, उसका क्वांटा होता है। तो ये मैंने कुछ फिजिक्स के बेसिक्स आपको ऐसे बता दी इसके अंदर। तो व्हाट आई एम सेइंग कि मैं आपको क्या बताने वाला हूँ इसके अंदर कि जो हमारे पास लाइट है आप देखते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन तो ये होती है ना जिसकी वेवलेंथ हमारे पास जो है वो ज़्यादा होती है, इससे कम वेवलेंथ विजिबल की और UV की होती है। तो इसके अंदर इस वाली जो है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हम लोग विजिबल लाइट और अल्ट्रावायलेट रेज, ये दो रेडिएशंस को इस्तेमाल करते हैं जो एडजेसेंट होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर हमारे पास, ठीक है। तो इसमें हम यही पढ़ेंगे कि अगर जब मॉलिक्यूल्स पर या कंपाउंड्स पर विजिबल लाइट और UV रेज को डाला जाता है तो वो किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं उस मैटर के साथ, ठीक है। इंफ्रारेड का तो हमने पढ़ा था कि वो जब उनको डाला जाता है तो वाइब्रेशंस इंक्रीज़ कर देती हैं, फिर वो एब्जॉर्प्शन होती है, फिर उसकी जो चीज़ें हम ट्रांसमिटेंस होती है, हमने पढ़ा था उसको, ठीक है। तो बात समझ में आ गई, यहाँ तक डेफिनेशन इसकी हो गई एक नंबर की कि भाई क्या होती है UV स्पेक्ट्रोस्कोपी। अच्छा, विजिबल रीजन, अच्छा UV रीजन है ना, इसमें इसकी जो है वो वेवलेंथ दी हुई है नैनोमीटर के अंदर। तो ये वेव नंबर नहीं है, क्योंकि जब हम IR का मेथड इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ वेव नंबर यूज़ कर रहे होते हैं, उसके जो स्क्रीन होती है उसमें वेव नंबर शो हो रहा होता है। लेकिन जो हम UV जब इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ उसकी स्क्रीन में, उसके LED पैनल के अंदर जो है ना वो वेवलेंथ शो हो रहा होता है, तो यह वेवलेंथ ही लिखी जाती है, जबकि वेव नंबर भी होगा इसका कोई ना कोई, आसान सी बात है, फ्रीक्वेंसी भी होगी। तो वो इसका वेवलेंथ है 200 से 400 नैनोमीटर अल्ट्रावायलेट का, और विजिबल लाइट का आपको पता है 400 से 800। तो UV का आप देख सकते हैं वेवलेंथ कम आ रहा है और इसकी वेवलेंथ जो है विजिबल लाइट की ज़्यादा है, 400। इसी में सारे 8 के 8 कलर होंगे, ठीक है, अलग अलग। जैसे 800 नैनोमीटर है तो ये हमारे पास विजिबल लाइट के अंदर देखा जाए तो ये हाईएस्ट वेवलेंथ है और लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है, तो ये रेड कलर का होगा और ये हमारा वॉलेट कलर का होगा, ये हमने पढ़ा है इसको स्पेक्ट्रा के अंदर, ठीक। तो ये दो रेडिएशंस को इस्तेमाल किया जाता है, बेटा आसान सी बात है। इट इन्वॉल्व्स ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ UV और विजिबल रेडिएशन। तो क्या प्रिंसिपल होता है इसके अंदर कि जब कभी अल्ट्रावायलेट या, चूँकि इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, जब भी अल्ट्रावायलेट लाइट या विजिबल लाइट को जब पास किया जाता है, जब इसको डाला जाता है किसके ऊपर, किसी मॉलिक्यूल के ऊपर, किसी कंपाउंड के ऊपर, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ट्रांजिशन करते हैं लो एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की तरफ जाते हैं। और ये जो ट्रांजिशन होती है तो उस ट्रांजिशन के नतीजे में वेव्स रिलीज़ होती हैं, तो उसको फिर हम स्पेक्ट्रा की सूरत में ऑब्टेन कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि उसमें जैसे इंफ्रारेड डाल रहे थे, इसमें इंफ्रारेड के बजाय जो है वो UV और विजिबल लाइट को ऐड किया जाता है, उसको डाला जाता है किसके ऊपर भाई, किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर। सही है, तो आसान सी बात है, ये भी वैसे ही। इससे पता क्या लगता है, जैसे हमने वहाँ पढ़ा था तो वो हमें बॉन्ड्स के बारे में आइडिया देता है, वो हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर के बारे में पूरा आइडिया देता है,
अच्छा खासा आइडिया देता है, लेकिन ये इतना आइडिया नहीं देता। इट डिटरमाइंस द प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन, ये आपको सिर्फ बताता है कि किसी कंपाउंड में अनसैचुरेशन है कि नहीं है, मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, इसको आइडेंटिफाई करता है ये, जिसको हम लोग ब्रोमीन वाटर टेस्ट से किया करते थे, अनसैचुरेशन टेस्ट। तो पुराने ज़माने में तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट हुआ करता था, और लेकिन अब जो है वो हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से भी कर सकते हैं, अनसैचुरेशन का टेस्ट करता है, एंड एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन, और साथ में आपको कॉन्जुगेशन की एक्सटेंट भी बताता है कि मॉलिक्यूल में कितनी कॉन्जुगेशन है। और कॉन्जुगेशन आपको पता है किस वजह से आता है, कॉन्जुगेशन इज़ ड्यू टू अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स, है ना भाई, अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स की वजह से कॉन्जुगेट पाई बॉन्डिंग, जिसको हम कहते हैं, जो रेजोनेंस भी कहलाता है, डिलोकलाइजेशन भी कहलाते हैं इसको, है जिसमें पाई बॉन्ड्स मूव कर रहे होते हैं। तो ये कॉन्जुगेशन पाई बॉन्ड की वजह से ही होता है, तो उसको भी ये जो है वो बता सकते हैं इसके बारे में, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसकी एक्सटेंट, उसकी हद, उसकी लिमिट कितनी है। तो ये हमारा काम होता है। देखा जाए तो अनसैचुरेशन के बारे में बताता है, किसी भी मॉलिक्यूल के डबल या ट्रिपल बॉन्ड को ये के बारे में आइडिया देता है, इसके बारे में कॉन्जुगेशन के बारे में आइडिया देता है, सही है। और कॉन्जुगेशन किससे कहते हैं, कॉन्जुगेट पाई बॉन्डिंग। तो हमने पढ़ा था कि दो तरह के, एक आइसोलेटेड पाई बॉन्ड दो तरह के होते हैं, कॉन्जुगेटेड होता है, एक आइसोलेटेड होता है। जैसे कि अगर मैं ऐसे यहाँ पर आपको बता दूँ, तो अगर कार्बन लेते हैं, अगर ये 4 कार्बन बल्कि 5 कार्बन ले लेते हैं, और एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा देते हैं, एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा लेते हैं, अब ये कॉन्जुगेट सिस्टम बना हुआ है ना भैया, कॉन्जुगेट पाई बॉन्डिंग है। कैसे पता सर, अल्टरनेट है, पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड नहीं है, पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड नहीं है, तो कॉन्जुगेट है, अल्टरनेट है, ठीक है। अब कॉन्जुगेशन जब होती है तो रेजोनेंस आता है, डिलोकलाइजेशन होती है, ये ऐसे मूव करता है बॉन्ड, और ये ऐसे मूव करता है बॉन्ड, बॉन्ड मूव कर रहा होता है फिर। तो ये अल्कीन्स के अंदर भी कॉन्जुगेट अल्कीन, कॉन्जुगेटेड अल्कीन इसको हम कहेंगे। सो दिस इज एक्चुअली कॉन्जुगेटेड अल्कीन, तो कॉन्जुगेशन है। इसी तरह से हमारे पास एक और अल्कीन हो सकता है, यही 5 कार्बन अगर मैं बना दूं, और लेकिन एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा दूं, एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा दूं। अब देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड है, नहीं है, नहीं है, फिर है, तो ये कॉन्जुगेशन नहीं है इसके अंदर। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड आइसोलेटेड अल्कीन। तो ये आइसोलेटेड अल्कीन, आइसोलेटेड मतलब अलग थलग है, जो बॉन्ड्स इसके दूर दूर है, कॉन्जुगेट सिस्टम में नहीं है। तो यहाँ पर जो होगी, यहाँ पर होगी लोकलाइजेशन, यहाँ पर लोकलाइजेशन होगी, और यहाँ पर हमारे पास क्या होगी, यहाँ पर होगी डीलोकलाइजेशन। पढ़ा है ना ये सब हमने। तो डीलोकलाइजेशन से मुराद यहाँ पर बॉन्ड्स मूव करेंगे और स्टेबिलिटी गेन होगी, रेजोनेंस होगा, जबकि यहाँ पर हमारे पास बॉन्ड्स जो है फिक्स रहेंगे, लोकलाइज रहेंगे, किसी एक पॉइंट पर मूव नहीं करेंगे, सैचुरेट, यहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं गेन होगी, ठीक है, अनसैचुरेटेड रहेगा। तो ये तो पुरानी बात है जो हमने बेंजीन के अंदर आपको बताई थी। तो ये इसी को एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन को भी बता रहा होता है, मतलब पाई बॉन्ड्स की वजह से ही आती है कॉन्जुगेशन, सिंपल सी बात है। क्लियर है बात समझ आ रही है। सो ये अनसैचुरेशन को डिटरमाइन करता है। तो ये तो मैंने कुछ पॉइंट्स बता दिया ना। प्रिंसिपल ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्या प्रिंसिपल होता है, किस असूल पर ये जो है ना यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी चलता है, क्या असूल होते हैं इसके। तो वही जैसे मैंने बताया, एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी विजिबल रेडिएशन कॉजेज द एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल इन अ मॉलिक्यूल। जब कोई मॉलिक्यूल, जब मॉलिक्यूल में मौजूद जो एटम्स, उसके इलेक्ट्रॉन्स जब एनर्जी को अब्जॉर्ब करते हैं यूवी रेस को, तो क्या करते हैं, लोअर एनर्जी से हाई पे जंप मारते हैं बोहर के अकॉर्डिंग, फिर थोड़ी देर के बाद हाई से लो पे भी आ जाते हैं, एक्साइटेड से ग्राउंड पे, तो एनर्जी रिलीज कर देते हैं। तो ये एक्साइटेशन ट्रांजिशन चलती रहती है। अच्छा, मॉलिक्यूल के अंदर 2 तरह के ऑर्बिटल होते हैं, मॉलिक्यूल की बात की जा रही है। अगर आपको याद होगा तो हमने पढ़ा था फर्स्ट ईयर के अंदर, चैप्टर 3 के अंदर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT। तो MOT के अंदर हमने पढ़ा था कि भाई 2 तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं हमारे पास, BMO, ABMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होती है। BMO को जो हम लोग सिग्मा और पाई से शो करते हैं, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को सिग्मा स्टार और पाई स्टार से शो किया जाता है, याद है। तो वही चीज़ बता रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, लो एनर्जी लेवल हमारे पास क्या है, BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब इसकी डिटेल में नहीं जा रहा मैं, वो पूरा MOT आप लेक्चर उठा के देख सकते हो मेरा, उसमें पता लग जाएगा कि वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ जो उससे बनती है, ठीक है, रेस से। तो BMO और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ABMO, तो ये हमारे पास क्या होती है, हाई एनर्जी वाली होती है। इसकी एनर्जी हाई होती है, एनर्जी डायग्राम ऊपर बना रहे होते हैं उसको, याद है ना, एनर्जी डायग्राम भी बनाई थी इसकी, बॉन्ड ऑर्डर वगैरह निकाला था इसकी, ठीक है। डिटेल में नहीं जा रहा, वो घंटों का टॉपिक है वो, तो उसमें तो अगर कोई बच्चा नहीं जानता सर ये क्या बता दिया, और सेकंड ईयर में किसी ने लेक्चर डायरेक्ट ही देखना शुरू किया होता है और फर्स्ट ईयर उससे नहीं देखा होता, तो वो तो पहले जाकर फर्स्ट ईयर को देखे और ये कॉन्सेप्ट्स डेवलप करे अपने, फिर उसके बाद यहाँ आकर इस लेक्चर को देखे तो शायद उसको समझ में आए। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो एक की लो एनर्जी होती है कि हाई एनर्जी होती है। तो जो जंपिंग होती है BMO से ABMO की तरफ होती है, ट्रांजिशन, चूँकि मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं।
बात समझ आ रही है? अब क्या है कि टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में कितनी तरह के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मौजूद होते हैं, तो 3 टाइप्स के इलेक्ट्रॉन एक मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद होते हैं। तो एक हमारे पास होता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो सिग्मा बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल होता है, एक होता है पाई इलेक्ट्रॉन जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल होता है, और एक होता है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मतलब जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी जिसको हम कहते हैं ना बच्चों, इसको हम लोग नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या फिर हम इसको लोन पेयर भी कहते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वो इसको स्मॉल n से शो किया जाता है। तो 3 तरह के, जैसे कि अगर मैं आपको ये स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, आज तो टेस्ट है, आपको अच्छी तरह से जानते हैं, नहीं जानते हैं तो बेटा टेस्ट में तो आप पास हो ही नहीं सकते। फॉर्मेल्डिहाइड, आपको बच्चा बोला सर अच्छा फॉर्मेल्डिहाइड है ये, तो बेटा तुम तो टेस्ट देना ही नहीं, ठीक है, पूरा चैप्टर है इसके ऊपर ठीक है। जिसको ये नहीं पता कि स्ट्रक्चर फॉर्मेल्डिहाइड का है, मिथानल, ठीक है, और इसके बारे में 1000 और बातें पता होगी आपको, ठीक है। ये फॉर्मेल्डिहाइड जो आपको दिखता है, अगर इसके स्ट्रक्चर की बात अगर हम करें तो इसके अंदर हमें हर तीनों तरह के इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए। अब ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन होगा, दिख रहा है सबको, ये सिग्मा बॉन्ड है ना, तो ये 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये भी सिग्मा इलेक्ट्रॉन होगा, दिख गया सबको। ये हमारा एक और सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, और ये वाला कौन सा होगा, पाई इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तो पाई से बनता है। और ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ, ऑक्सीजन पे आपको पता है ना 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 फ्री हो गए, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको, इसको स्मॉल n कहते हैं, दिस इज नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी मॉलिक्यूल में 3 तरह के इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलते ही हैं, लाइक सिग्मा, पाई और नॉन बॉन्डिंग मतलब लोन पेयर आपको मिलता है। और ट्रांजिशन इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के बीच में हो रही होती है मॉलिक्यूल्स के अंदर, इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स में ट्रांजिशन हो रही होती है। अब टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से ट्रांजिट करते हैं, किस तरह से ट्रांजिशन होती है। 4 तरह की ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन के अंदर हमारे पास हो सकती है। अब वो 1 2 3 4 लाइन से मैंने 4 लिख दिए, बहुत आसान है, समझो जिस तरह से मैं बताऊँगा उस तरह से समझ जाओगे। और ये आखिरी बात ही शायद हो रही है सिर्फ इसमें। एक और सिग्मा से सिग्मा स्टार, पाई से पाई स्टार, एन से सिग्मा स्टार और एन से पाई स्टार, 4 तरह की ट्रांजिशन होती है। अच्छा, सिग्मा से सिग्मा स्टार की तरफ जो ट्रांजिशन होती है ना, अब इसकी एनर्जी मतलब अब ये क्या होता है, सिग्मा से सिग्मा स्टार, अब सिग्मा बॉन्ड की एनर्जी आपको पता है बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत हाई होती है, और इस वजह से क्या होता है कि इसको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तभी हमने क्या बताया कि ये अनसैचुरेशन को टेस्ट करता है, मीन्स जहाँ पर हमारे पास सिंगल बॉन्ड आएंगे ना, तो सिंगल बॉन्ड पे यहाँ पर ये कोई भी जो है ना रीडिंग या कोई भी डिटेक्शन शो नहीं करेगा सिंगल बॉन्ड में, तो इट कैन नॉट बी डिटेक्टेड। क्यों? चूँकि जो एनर्जी होती है इसकी बहुत ज़्यादा हाई होती है सिग्मा बॉन्ड की, सिग्मा या सिग्मा स्टार की। तो इट अकर्स इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये सिग्मा से सिग्मा स्टार की होगी किसके अंदर भाई, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर, जिसमें सिग्मा बॉन्ड्स होंगे, जैसे कि अल्केन्स हमारे पास हो गए या साइक्लो अल्केन्स हमारे पास हो गए, हमारे पास सैचुरेटेड होते हैं। तो जैसे यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया, एनर्जी डायग्राम, इसमें आप देख सकते हैं 4 तरह की ट्रांजिशन में दिखा रहा हूँ। तो एक तो ट्रांजिशन ये हमारे पास सिग्मा से सिग्मा स्टार, ये सिग्मा है, जैसे ये एनर्जी डायग्राम है, एनर्जी इंक्रीज हो रही है, इंक्रीजिंग एनर्जी है। अब कोई भी एनर्जी हम कह सकते हैं, वॉट एवर आप वैल्यू डाल दो, 10 20 30 40, ग्राफ में तो मर्जी की वैल्यू हम प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये एनर्जी है जो कि किलो जूल पर मोल के लिहाज से नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। अब देखो ये हमारे पास अलग अलग आ रही है, हमारे पास सिग्मा है, ये हमारे पास पाई है, ये हमारे पास एन है, ये हमारे पास सिग्मा स्टार है एंटी बॉन्डिंग, ये हमारे पास पाई स्टार है, सॉरी पाई स्टार, ये सिग्मा स्टार है, दोनों एंटी बॉन्डिंग है। तो अब देखो सिग्मा से सिग्मा स्टार पर जाने के लिए बहुत हाई एनर्जी चाहिए ना भाई, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हाई एनर्जी डिफरेंस है, 40 किलो जूल पर मोल का। तो इतनी एनर्जी जो है ना यूवी या विजिबल रेज ना इम्पार्ट कर ही नहीं सकते उसको, अल्ट्रावायलेट या इसमें नहीं इतनी सलाहियत, तो ये डिटेक्ट नहीं हो रहा होता ये वाला ट्रांजिशन, तो इट कैन नॉट बी डिटेक्टेड। तभी हम कहते हैं कि सैचुरेशन नहीं अनसैचुरेशन डिटरमाइन करता है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं पाई से पाई स्टार। अब पाई है, पाई से लेकर पाई स्टार के इलेक्ट्रॉन यहाँ से अगर यहाँ मूव करता है, तो अब ये पाई से पाई स्टार किस में होगा भाई, सिंपल सी बात, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में होगा, जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होंगे। मिसाल के तौर पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इसके अंदर आपको दिखेगा ये, चूंकि इसमें पाई बॉन्ड है। इस तरह से कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन में तो 2 पाई बॉन्ड आपको दिखाई देंगे। और कार्बन कार्बोनाइल ग्रुप में भी अगर आप देखेंगे तो इसमें एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है ना इसके अंदर भी। तो जितने भी पाई बॉन्ड्स होते हैं, पाई बॉन्ड्स होते हैं, उनमें क्या होती है, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन हो रही होती है, कि पाई से इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर पाई स्टार पे जंप करता है, तो ये एनर्जी फिजिबल होती है, तो यहाँ तक ये पहुँच जाता है। इसके बाद एन से सिग्मा स्टार, एन टू सिग्मा स्टार का मतलब क्या हो गया कि एन से बड़ा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से कहाँ जंप कर रहा है ये, फिर ये हमारे पास सिग्मा स्टार तक जा रहा है, ठीक है। जैसे नॉन बॉन्डिंग एन है, ये एन से ये रहा सिग्मा स्टार, ये वाला पॉइंट आप देख सकते हैं, एन से सिग्मा स्टार। तो ये किस में होगा, अकर्स इन सैचुरेटेड मॉलिक्यूल कंटेनिंग अ हेटेरो एटम। ये किसी सैचुरेटेड मॉलिक्यूल के अंदर होगा, ऐसा सैचुरेटेड मॉलिक्यूल जिसमें हेटेरो एटम होगा। हेटेरो एटम किसे कहा जाता है, हेटेरो एटम कहा जाता है अदर देन कार्बन और हाइड्रोजन, है ना भाई।
कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जो एटम्स होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर, तो उनको तो हम हेट्रो एटम कहते हैं। जैसे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में आपने पढ़ा होगा उसके बारे में, ठीक है। अब जैसे कि अगर हम डाईमिथाइल ईथर की बात करें, दिस इज डाईमिथाइल ईथर मिथॉक्सीमीथेन, ठीक है, ये सिंपलेस्ट सिमेट्रिकल ईथर हमारे पास, सिंपल ईथर। तो अब इसके अंदर अगर हम देखेंगे ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन के पास जो है ना वो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो सॉरी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ट्रांजिशन कर सकते हैं, और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कहाँ पर कर सकता है भाई, ये सिग्मा स्टार पे भी कर सकता है, और चूंकि ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है ना भाई, ये सिग्मा बॉन्ड्स इसके साथ मौजूद है, तो यहाँ जो ट्रांजिशन होगी वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की सिग्मा स्टार तक होगी, मतलब लाइक जो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड होता है एंटी बॉन्डिंग का, वहाँ तक जाएगा ये। और लास्ट चौथी तक की ट्रांजिशन एन की होती है कहाँ तक भाई, पाई स्टार तक, मतलब पाई का नॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल में जो पाई मौजूद है। जैसे कि इट अकर्स इन अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल, ये किस में होगा भाई, चूंकि पाई की बात करें तो ये अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल में होगा, कंटेनिंग हेट्रो एटम, जिसमें हेट्रो एटम होंगे, जैसे एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, ये पूरा चैप्टर हमारा एटीसी पर है। एल्डिहाइड एंड कीटोन की बात जब हम करते हैं, तो जैसे कि अगर हम ये ले लेते हैं यहाँ पर एल्डिहाइड की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ना एन, अब पाई बॉन्ड भी है तो एन से पाई पर ये जंप कर सकता है, पाई स्टार पर। तो 4 तरह की ट्रांजिशन होती है। जब हम इस पर बात करते हैं ना कि यूवी रेस को एब्जॉर्ब करके ट्रांजिशन कर सकता है, तो 4 तरह के होते हैं, जिसमें से पहली वाली तो करेगा नहीं, सिग्मा से सिग्मा स्टार। हाँ, पाई से पाई स्टार कर सकता है, कौन करेगा, डबल ट्रिपल बॉन्ड जिसमें होगा। एन से सिग्मा स्टार कर सकता है, ऐसा सैचुरेटेड मॉलिक्यूल करेगा जिसके अंदर कोई हेट्रो एटम होगा, सैचुरेटेड मॉलिक्यूल विद हेट्रो एटम। ईथर हमें पता है सैचुरेटेड होता है, और इसके अंदर जो है वो हेट्रो एटम होता है ऑक्सीजन, जिसमें हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। और एन से पाई स्टार हमारे पास कौन करेगा, ऐसा कोई अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल जिसके अंदर हमारे पास जो है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है हेट्रो एटम के अंदर। जैसे एल्डिहाइड और कीटोन की बात करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन हमारे पास हो तो लोन पेयर भी होता है, और इस मॉलिक्यूल के अंदर पाई बॉन्ड भी होता है, तो पाई स्टार तक जा सकता है। तो ये अलग अलग तरह के ट्रांजिशंस हमारे पास इसके अंदर आती है, जो हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं स्क्रीन पर, एलईडी पर, तो हमें पता लग जाता है कि उसके अंदर कौन सा बॉन्ड मौजूद है। तो वो ग्राफ में नहीं शो कर, उसके अंदर भी पीक्स वगैरह आती हैं, लेकिन वो मैंने पिछली बार बता दी थी, तो यहाँ नहीं बताऊंगा, ना ही मैं अपरेटस यहाँ पर बताऊंगा किस तरह का होता है, ना बुक में बताया गया, तो आपको भी नहीं बताना है। तो बस ये आपको याद रखना है इसके अंदर कि ये एमसीक्यूज की सूरत में भी आ सकता है, और आपको क्वेश्चन भी आ सकता है कि विच टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन अगर इन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इतना को मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर आपका है केमिस्ट्री का बना हुआ तो आप इसको समझ सकते हैं कि क्या चीज़ चल रही है यहाँ पर। इसको इस्तेमाल किस लिए किया जाता है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को, इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं खास, एक तो इस्तेमाल इसका मैंने बता दिया कि अनसैचुरेशन को टेस्ट करने के लिए, पहला यूज़ तो उसका ही है जो मैंने यहीं पर लिखा दी एप्लीकेशन। एक और एप्लीकेशन इसका है जो बिल्कुल इस टॉपिक के एंड में लिखा हुआ है, एक पॉइंट के अंदर इस बुक की, और वो उसमें क्या लिखा हुआ है इसके अंदर कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी इज एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर डिटरमिनिंग द कंसंट्रेशन ऑफ अननोन कंपाउंड्स इन अ सॉल्यूशन बाय यूजिंग बेयर-लैम्बर्ट्स लॉ। तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को इस्तेमाल किया जाता है अननोन कंपाउंड्स की कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए एक सॉल्यूशन के अंदर बेयर-लैम्बर्ट्स लॉ को इस्तेमाल करके। तो ये भी एक इसका एक एप्लीकेशन है, लैब के अंदर एक एप्लीकेशन है। उसको एक और इस्तेमाल होता है कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए। वैसे कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं हमारे पास, ठीक है। एक तो नॉर्मल हमारे पास जो वे होता है, तरीका होता है कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने का, टाइट्रेशन के थ्रू हम लोग कर रहे होते हैं, जो हमने फर्स्ट ईयर के अंदर प्रैक्टिकल्स के अंदर किए, M1V1 = M2V2। तो इस तरह से किया जाता है, बट वो एक क्लासिकल मेथड है, दैट इज टाइट्रेशन, एक बहुत पुराना ज़माने का मेथड है। इतना टाइम कोई कभी नहीं होता हमारे पास लैब के अंदर कि हम उसको टाइट्रेशन करके हम जो है वो पायरेट प्यूपेट लगाएं, और ये सब कुछ भी नहीं किया जाता। सिंपल स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू अब जो है वो कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर ली जाती है किसी भी कंपाउंड की। वो बीकर में सैंपल डाल के रख देते हैं, बटन दबाते हैं और आपकी रीडिंग आ जाती है। तो वो हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है ना, बस करते हैं किस लिए हम लोग हैं, ताकि मतलब लाइक हम लोग टाइट्रेशन वगैरह किस लिए करते हैं, ताकि हमारे कॉन्सेप्ट्स डेवलप हो सके। बेसिक कॉन्सेप्ट पता होगा ना तो आप आगे जाकर एडवांस चीज़ उसके बारे में पढ़ पाएंगे। डायरेक्ट एडवांस चीज़ें पढ़ेंगे तो बस आप एक मैकेनिक ही बन सकेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं। सिंपल सी बात है ना। अब एक जो मैकेनिक है वो पूरी कार को रिपेयर कर देता है, पूरी गाड़ी को रिपेयर कर देता है, लेकिन चूंकि उसके बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं होते तो वो कहीं ना कहीं फंस सकता है उसको रिपेयर करते हुए, वो उसके अंदर इनोवेशन नहीं लगा सकता कोई भी। लेकिन ये अगर जो एक इंजीनियर जो होता है, एक जो शख्स जो जाहिर सी बात है जिसने बचपन से एक साइंस की नॉलेज लेते हैं वो आगे बढ़ा है, तो वो अपने अंदर इनोवेशन पैदा कर सकता है, वो कुछ क्रिएटिविटी दिखा सकता है, वो कुछ ईजाद कर सकता है, वो कुछ समझ सकता है, और अगर कहीं पर फंस जाए तो उससे निकल भी सकता है अपने नॉलेज की मदद से। दैट्स वाई हमें बेसिक चीज़ें बताई जाती हैं ताकि हमें एटलीस्ट उसका कॉन्सेप्ट एक जनरेट हो माइंड के अंदर। अगरचे वो चीज़ें डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं होती इंडस्ट्रियल लेवल पर, लेकिन इसलिए पढ़ाई जाती है ताकि हमारे एक बेसिक कॉन्सेप्ट हो। डायरेक्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं बता सकते आपको, चूँकि एक बड़ा ही एक कॉम्प्लेक्स एक जो है वो एक मशीन होती है जिसके अंदर आप ऑपरेशन करना इतना आसान नहीं है, वो स्पेशलाइज ट्रेनिंग उसकी रिक्वायर्ड होती है।
लेकिन इसलिए कराया जाता है कि आप एटलीस्ट जब खड़े हो तो आपको एटलीस्ट टाइट्रेशन पता होगा। अगर आपको पता होगा कि भाई अननोन का सोल्यूशन की कंसंट्रेशन टाइट्रेशन कैसे मालूम करते हैं, तो आप यूवी से भी उसको पता लगा सकते हैं। वरना किसी को कंसंट्रेशन के बारे में ही आइडिया नहीं है तो वो तो आगे कुछ भी आइडिया नहीं दे सकता किसी चीज़ के बारे में। सही बात है ना भाई। तो ये चीज़ ज़रूरी होती है। तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स का पता होना जरूरी है। कोई भी टॉपिक पे आप बात करें, किसी भी टॉपिक पर आप खड़े हो रहे हैं ना, तो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स का पता होना आपको बहुत ज़रूरी होता है। नहीं पता तो आप उसके बारे में ना बात करते हैं ना आप उस चीज़ को ठीक तरह से समझ सकते हैं। सिंपल, वो कोई भी चीज़ हो, पॉलिटिक्स हो, वो सियासत हो, किसी भी चीज़ के बारे में हो, अगर आपको उसके बेसिक नॉलेज नहीं है, अगर आपको पता नहीं है कि ये चीज़ क्या होती है, क्या वर्किंग मैकेनिज्म होता है कि स्टेट का, तो आप बस बात ही कर सकते हैं बाकी लोगों की तरह फेसबुक और व्हाट्सएप पर, लेकिन आप समझ नहीं सकते कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन, ये चीज़ क्या हो रही है, या आप उसको एक तरह से सही तरह से आप उसको डिस्कस नहीं कर सकते उन चीज़ों को। किसी भी टॉपिक की बात कर ले, बेसिक प्योर कॉन्सेप्ट का होना ज़रूरी है। वरना आप एक भेड़ चाल की तरह होते हैं कि लोग आ रहे हैं, एक वीडियो आ रही है आप उसको शेयर कर रहे हैं, या फिर एक चीज़ आ रही है आप उसको शेयर करे जा रहे हैं, और स्टेटस आ रहे उसको शेयर करें, कॉपी पेस्ट कल्चर आप अपना रहे, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहे। तो इससे क्या होता है, वो नॉलेज नहीं कहलाता ये। इसका मतलब आपने बस कॉपी पेस्ट किया, ना कि आपने उसको खुद अपने तौर पर उसको जज किया, एनालाइज किया, ना उसको सही तौर पर देखा। तो ये दुनिया के हर फील्ड के अंदर ऐसा करना चाहिए। जो साइंटिफिक अप्रोच होती है ना, इसलिए वो सिर्फ इसके अंदर नहीं है, वो सिर्फ केमिस्ट्री के अंदर नहीं है, वो बाकी टॉपिक्स के अंदर भी है। तभी पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है पॉलिटिक्स को। पूरी एक फील्ड होती है पॉलिटिकल साइंस। तो साइंस का मतलब ही यही है कि उसकी एक साइंस है पूरी। वो हर घर बैठे आप नहीं समझ सकते उस चीज़ को पूरी तरह से, जब तक आप उसको साइंटिफिक एनालिसिस के अंदर ना डालो। हर एक चीज़, साइंस जैसे चीज़ों को ईजाद करने का नाम नहीं है। साइंस इज़ नॉट द वे कि आप चीज़ों को ईजाद कर रहे हैं, चीज़ों को क्रिएट कर रहे हैं, इनोवेट कर रहे हैं। ये एक पुराने ज़माने का ख्याल है। साइंस इज़ एक्चुअली द वे ऑफ थिंकिंग, एक्सपेरिमेंटली किसी चीज़ को सोचना, हर तरह की जावियों का, हर तरह के एंगल्स को परखने के बाद एक डिसीजन देना, दैट इज़ कॉल्ड साइंस। वो आप घर पे भी अप्लाई कर सकते हैं, रिश्तों में अप्लाई कर सकते हैं साइंस को, आप किसी भी चीज़ में अप्लाई कर सकते हैं साइंस को। साइंस एक वे ऑफ थिंकिंग आपको देता है, सोचने का नज़रिया आपको देता है कि जो चीज़ आपको बतानी है लाइक एविडेंस के साथ आपको बतानी है, विदाउट एविडेंस नहीं बतानी। तभी पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है। मैं भी छोटे में सोचता था कि पॉलिटिक्स में साइंस कहाँ से आ जाएगी, उसमें कौन सा बॉयल्स और चार्ल्स और डिस्कस करते हैं, लेकिन वो भी एक साइंस। ठीक है, तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी को एक्सटेंसिवली इस्तेमाल किया जाता है अननोन जो सॉल्यूशन है, कंपाउंड्स, उनकी कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए। कोई एसिड है, कोई बेस है, उसकी कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए। और उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं बेयर-लैम्बर्ट्स लॉ। बुक में क्या लिखा गया, इसके सिर्फ नाम लिखा गया है, बेयर-लैम्बर्ट्स लॉ के जरिए हम करते हैं। बाकी उसके बारे में कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसके साथ ये टॉपिक एंड हो जा रहा है, लेकिन मैं आपको ऐसे थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि बेयर-लैम्बर्ट्स लॉ, दो साइंटिस्ट, एक का नाम था बेयर, एक का नाम था लैम्बर्ट। उन्होंने एक लॉ पेश किया था कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए, और उनका लॉ ये कहता था कि जो कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्जॉर्बेंस। जितनी ज़्यादा एब्जॉर्बेंस होगी उतनी ज़्यादा जो है वो उतनी ज़्यादा जो है ना कंसंट्रेशन होगी सॉल्यूशन की। अब सिंपल से बात है, एक गिलास अगर हमने पानी ले लिया, एक बीकर में पानी ले लिया हमने, उसके अंदर हमने नमक घोल दिया या चीनी, कोई भी चीज़ डिजॉल्व कर दी। ठीक है, चीनी डिजॉल्व कर, शुगर डिजॉल्व कर दिया। अब जाहिर सी बात है कि शुगर अगर हमने एक चम्मच डिजॉल्व किया होगा तो यूवी रेस को क्या करेगा, वो कम एब्जॉर्ब करेगा, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को। ये अगर हमने 10 चम्मच चीनी अगर घोल दिया एक बीकर पानी के अंदर तो वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा। तो जितना ज़्यादा एक सॉल्यूशन जो है वो यूवी या विजिबल रेस को एब्जॉर्ब कर रहा है, उतना ज़्यादा क्या होगा, उसके अंदर जो है वो कंसंट्रेशन होगी। तो बस हम ये लाइट पास करके हम चेक करके बता सकते हैं कि भाई उसकी कंसंट्रेशन क्या है इस सॉल्यूशन की, बजाय टाइट्रेशन करने के। कंसंट्रेशन बता देता है कि मॉलिक्यूल्स कितने ज़्यादा, मतलब उसके अंदर शुगर के मॉलिक्यूल्स सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है, मोल्स पर लीटर में बता देता है उसको वो। ठीक है, बस समझ आगे। तो ये हमारे पास था लास्ट, मतलब सेकंड एक टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी थी जिसको यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं, जो डबल ट्रिपल बॉन्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें इस्तेमाल होता है, जिसमें हम लोग ट्रांजिशन चेक करते हैं इलेक्ट्रॉन की फ्रॉम वन ऑर्बिटल टू अनदर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग की तरफ। ठीक है, तो बाकी उसके बाद हमारे पास 3 और टाइप रहती है। एनएमआर डिस्कस करेंगे, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी था, फिर मैंने बताया था एटॉमिक एमिशन एंड अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, और एक हमारे पास मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। बट ये टॉपिक इतने आसान नहीं है ना, मतलब चूंकि पहली बार ये चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो एक साथ में 2 पढ़ाऊंगा तो शायद आपको मसला है, आप मिक्सअप कर जाएंगे टॉपिक को, इसलिए मैं एक एक करके उसको पढ़ा रहा हूँ सिंगल क्लास में। समझ में आ गई बात?